हेलो एवरीवन। हमने कैपिटल बस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें उसकी मीनिंग और उसके नीड और कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस क्या है वो सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स और मेथड्स के बारे में, कौन कौन सी विधियां हैं कैपिटल बस्टिंग के मूल्यांकन की। कैपिटल बस्टिंग की मेथड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, परंपरागत या गैर बट्टा तकनीकें और दूसरा आधुनिक या बट्टागत तकनीकें। परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनमें दो को शामिल किया जाता है, पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड ARR को। ऐसे ही जो मॉडर्न अप्रोच हैं या मॉडर्न जो मेथड्स हैं कैपिटल बस्टिंग की, उनमें NPV शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, PI लाभदायकता निर्देशांक विधि और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विधि, ये 3 आधुनिक विधियां हैं। एक एक करके हम पांचों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें ट्रेडिशन मेथड की पहली विधि जो पे बैक पीरियड मेथड है। पूंजी व्यय मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधियों में से यह सबसे सरल तथा सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि को पे आउट तथा पे ऑफ विधि भी कहते हैं। ये इसके दो नाम हैं, पे आउट विधि और पे ऑफ विधि। पुनर्भुगतान अवधि क्या होता है, पे बैक पीरियड क्या होता है। किसी परियोजना में विनियोजित राशि जितनी अवधि में वापस प्राप्त हो जाती हैं उस अवधि को पुनर्भुगतान अवधि कहते हैं। जैसे मैंने किसी परियोजना में यदि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वह 2 लाख रुपए मुझे रिटर्न्स के रूप में कितने वर्षों में प्राप्त हो जाते हैं। यदि 2 वर्ष में प्राप्त हो गए तो मेरी कंपनी का पे बैक पीरियड होगा 2 ईयर। यदि 4 वर्षों में प्राप्त होते हैं तो पे बैक पीरियड होगा 4 ईयर। यानी किसी भी परियोजना में विनियोजित राशि जितनी अवधि में वापस प्राप्त हो जाती हैं वो उसका पे बैक पीरियड कहलाता है। पे बैक पीरियड कैलकुलेशन 2 प्रकार से किया जाता है। जब संपत्ति से प्रतिवर्ष समान रोकड़ अंतर्वाह होने पर, यानी आपने विनियोजित कर दी राशि, उसके बाद आपको जो एनुअल कैश फ्लो मिलेगा प्रतिवर्ष वो या तो समान मिले या असमान मिलेगा। ठीक है, समान होने की कंडीशंस में, यानी प्रतिवर्ष यदि अंतर्वाह जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो समान है, उस स्थिति में पेबैक मेथड या पेबैक अवधि, पेबैक पीरियड मेथड विधि का सूत्र है P बराबर I/C। P यानी पेबैक पीरियड, I यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो प्रारंभ में विनियोजित की जाती राशि वो, और C यानी नेट एनुअल कैश इनफ्लो। नेट एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? नेट एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब है, नेट इन कैश इनफ्लो का मतलब होता है यदि परियोजना में नेट कैश इनफ्लो का तात्पर्य है पूंजी संपत्ति पर हार्स घटाने से पूर्व परंतु कर घटाने के पश्चात बची राशि से होता है। यानी डेप्रिसिएशन घटाने से पूर्व, लेकिन कर घटाने के बाद जो राशि बचती है वह नेट कैश इनफ्लो कहलाता है। यदि वह समान है तो फिर पे बैक पीरियड मेथड का सूत्र होगा PI/C। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। यदि एक कंपनी 80,000 रुपये के विनियोग से 20,000 रुपये की शुद्ध वार्षिक आय हार्स पूर्व परंतु कर बाद निरंतर 10 वर्ष तक प्राप्त करती है, यानी 10 वर्षों तक वह नेट कैश इनफ्लो कितना प्राप्त करिए, 20,000 रुपये। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपये। पे बैक पीरियड मेथड की कैलकुलेट करनी है तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, समान अंतर्वाह है प्रतिवर्ष 20,000 रुपये का, तो P बराबर I/C। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये है और कैश इनफ्लो क्योंकि प्रतिवर्ष समान है इस वजह से 20,000 रुपये का भाग देंगे 80,000 में, तो पे बैक कैलकुलेट होके आ जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है, यदि प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाला रोकड़ अंतर्वाह समान नहीं है, असमान है, उस स्थिति में क्या करते हैं? जब किसी संपत्ति से प्रतिवर्ष समान रोकड़वाह अंतर्वाह नहीं होता तब पुनर्भुगतान अवधि की गणना संचय बचत यानी क्युमुलेटिव सेविंग की सहायता से की जाती है। प्रत्येक वर्ष की बचत को अगले वर्ष की बचत की राशि से उस समय तक जोड़ा जाता है जब तक संचय बचत की राशि संपत्ति में से किए गए कुल विनियोग की राशि के बराबर नहीं हो जाती।
जिस अवधि की बचत विनियोग की वास्तविक लागत के बराबर हो जाती है उसी अवधि को पुनर्भुगतान अवधि कहेंगे। लेकिन इस विधि से पुनर्भुगतान अवधि ज्ञात करते समय उस समय कठिनाई उत्पन्न होती है जब विनियोग की कुल लागत के बराबर राशि ज्ञात करने के लिए वार्षिक बचत का थोड़ा सा भाग ही प्रयोग करना पड़े, यानी थोड़ा सा भाग ही यदि यूज में लिया जाता है। आगे हम देखेंगे कैसे लेते हैं थोड़ा सा भाग यूज। ऐसी स्थिति में वार्षिक बचत की राशि को पूरे वर्ष में समान रूप से प्राप्त किया हुआ मान लिया जाता है तथा वार्षिक बचत की राशि का जितना भाग प्रयोग किया जाता है उसका कुल वार्षिक बचत राशि से अनुपात निकालकर उसे 12 महीनों की अवधि से गुणा कर दिया जाता है, जिससे महीनों में अवधि आ जाती है, जिसे पूर्ण वर्षों की अवधि में जोड़ दिए देने पर संपत्ति के पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन निकल जाता है। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। RK लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन। RK लिमिटेड एक कंपनी है जो एक मशीन क्रय करना चाहती हैं। 2 मशीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। बाजार में 2 तरह की मशीन अवेलेबल हैं, X एंड Y। ईच कॉस्टिंग ₹40,000। प्रत्येक मशीन की लागत 40,000 है, यानी इनिशियल कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज द फॉलो। जो कैश इनफ्लोज हैं X और Y मशीन के वो इस प्रकार हैं। 5 साल तक इनसे रिटर्न प्राप्त होता रहेगा, कैश इनफ्लो प्राप्त होता रहेगा। मशीन X का 10,000, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000 है। मशीन Y का 5, 15, 20, 15 और 10 है। यहाँ से अपने को दोनों मशीन्स का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है और बताना है कि पे बैक के आधार पे बताना है कि कौन सी मशीन का सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले जब क्वेश्चंस में देखने को प्राप्त हो रहा है कि जो भी एनुअल कैश फ्लो अपने को प्राप्त हो रहा है वह प्रतिवर्ष असमान है, तो सीधी सी बात है कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्युमुलेटिव इनफ्लो या संचय बारंबारता का सहारा लिया जाएगा। ठीक है, क्युमुलेटिव इनफ्लोज में बदला जाएगा कैश इनफ्लो को। यहाँ मशीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 है दोनों केस में। ईयर्स मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5। एनुअल कैश इनफ्लो है मशीन X का 10,000, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000। इसको क्योंकि असमान है कैश इनफ्लोज, इसी वजह से क्युमुलेटिव कैश इनफ्लोज में बदलना होगा। इसमें बदलने से क्या है, जैसे पहले ईयर 10,000 हैं, दूसरे साल को इसमें जोड़ देंगे, 10 में 15 जोड़े 25,000, फिर नेक्स्ट ईयर का इसमें जोड़ देंगे, 25 में 20 जोड़े 45,000, 45 10 जोड़े 55,000 और 55 में 5 जोड़े 60,000। ऐसे ही वाई का किया है, वाई का कैश इनफ्लोज है उसको क्युमुलेटिव कैश इनफ्लोज में अपन ने बदला है। ठीक है, अब बात करते हैं पे बैक पीरियड ऑफ X मशीन की। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 था। ये देखिए यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 था अपना, जो 2 वर्ष तो पूर्णतया कंप्लीट हो रहे हैं इस विनियोग की राशि के बराबर आने में। ठीक है, क्योंकि दूसरे वर्ष से अपने को प्राप्त हो रहा है 25,000 रुपये। पहले 10 हो गए थे, दूसरे 15 हो गए थे, 2 वर्ष तक टोटल हो गए 25,000 रुपये। तीसरे वर्ष 45,000 हो रहा है, लेकिन अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 ही है, अतः इसको भी संपूर्ण राशि को कवर किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें वार्षिक बचत का थोड़ा सा भाग प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वार्षिक बचत की राशि को पूरे वर्ष में समान रूप से प्राप्त किया हुआ मान लिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 ईयर तो कंप्लीट हो रहे हैं, 2 ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 माइनस 25,000 जो 2 साल कंप्लीट हो रहे थे उसका क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो माइनस करेंगे अपॉन इसको 12 महीनों में टर्म ये करने के लिए, इसको अनुपात में बदलने के लिए। जैसे यहाँ तीसरे इसमें पूरे हो रहे हैं, तीसरे ईयर में यदि 40,000 हो रहे हैं तो इसका एनुअल कैश इनफ्लो है 20,000, तो इसका अनुपात निकालने के लिए 20,000 का भाग दे देंगे। तो सीधा सा है 40 में से 25,000 निकाले 15,000, 15,000 अपॉन 20,000, तो ये 3/4 आ जाएगा। 2 जो पूर्ण अवधि थी 2 वर्ष तो पूरे लग रहे थे, तो उनको इसमें ऐड करेंगे तो 2 + 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पे बैक पीरियड इस अनुसार निकाला जाता है जब कैश इनफ्लो समान नहीं हो, कैश इनफ्लो समान नहीं हो, प्रतिवर्ष असमान हो। इस केस में क्युमुलेटिव इनफ्लोज में बदला जाता है और फिर उसके अनुसार कैलकुलेट अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है और फिर
ये कैलकुलेशन की जाती है और पे बैक पीरियड निकाला जाता है। वैसे ही वाई मशीन का निकालें। वाई मशीन में क्या हो रहा था, देखिए वाई मशीन का कैश इनफ्लो क्यूमुलेटिव में बदला 5,000, 20,000, 40,000, 55,000, 65,000। लेकिन यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 था, जो कि वाई मशीन के केस में डायरेक्ट अपने को प्राप्त हो गया। तो डायरेक्ट ही इसका पे बैक पीरियड निकल के आ गया 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ द पे बैक पीरियड ऑफ मशीन एक्स इज शॉर्ट टर्म, देयर फॉर इट शुड बी परचेज। यहाँ देखिए एक्स मशीन के केस में पे बैक पीरियड आ रहा है 3/4 और वाई के केस में आ रहा है 3 ईयर्स। यानी पे बैक पीरियड एक्स मशीन का कम है, यानी जो राशि विनियोजित की जा रही है 40,000 रुपये, वह एक्स मशीन के द्वारा तो 2 साल 3/4 ईयर्स में प्राप्त हो जाएगी, जबकि इसके द्वारा वाई मशीन के द्वारा 3 ईयर्स में प्राप्त होगी। अतः अपने को पे बैक पीरियड एक्स मशीन का शॉर्ट टर्म है और एक्स मशीन ही परचेज करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम मेरिट्स और डीमेरिट्स कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।